गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहा है, वर्ब एडवांस्ड। इसको आज आगे बढ़ाते हैं। कल हमने काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़े थे, जिसमें कुल मिला के शायद 11 बातें हमारी हो गई थी, ये सर नो। तो आज हम 12 और 13 का, जिसका कल मैंने आपको हिंट दिया था, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस को देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने कुछ सेंटेंस गिवन है, जस्ट रीड देम। फर्स्ट सेंटेंस इज Raj sings a song to welcome the guests. Second sentence is I sang a song to welcome the guests. Third one is he will sing a song to welcome the guests. Fourth one is they were singing a song to welcome the guests. Next one is you have sung a song to welcome the guests. Next and last one is we shall be singing a song to welcome the guests. ये कुल मिला के आपको दिए गए हैं 6 सेंटेंसेस। इसमें ध्यान से देखें तो आपको वर्ब कितनी गिवन है, एक बार चेक कीजिए। तो अगर हम इसमें से वर्ब निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस वाले चीजों को तो हम क्या कहते आए हैं भाई, शुरुआत से बोलो। तो ये सारे तो कौन हो गए, सब्जेक्ट। शायद ये जो गुलाबी रंग में लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ब हैं, बोलो हाँ या ना। इन वर्ब को हमने टेंसेस के दौर से ही पढ़ना सीख लिया है, बोलो यस और नो। शायद ये जो टेंस में हमने पढ़ा था, ये वर्ब जो है वो किसको देखकर चेंज होते हैं भाई, सब्जेक्ट को। अगर राज है तो सिंग्स आता है, लेकिन अगर यहां पे आई वी यू दे होता तो यहां पर क्या लगा दिया जाता, सिंग। ऐसे ही इस आइटम को क्या कहते हैं, बोलो। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट। ये कौन सा है, अगला वाला कौन सा है, अगला कौन सा है, अगला सेंटेंस कौन सा है, अगला कौन सा है। यानी यानी ध्यान से देखा जाए तो इसको हम कहते हैं, बोलो क्या, टेंस। और इनको क्या कहते हैं, बोलो, सब्जेक्ट। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं बच्चों, जो टेंस को या सब्जेक्ट को देखकर अपना चेहरा बदल लेती हैं। टेंस के मुताबिक इनका चेहरा बदल जाता है और सब्जेक्ट के मुताबिक भी इनका चेहरा बदल जाता है। ऐसी वर्ब्स को हम बचपन से कहते आए हैं टेंस वाली वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स, इन वर्ब्स को आज हम एक नया नाम दे रहे हैं भाई, फाइनाइट वर्ब्स। बोलो क्या नाम दे दिया, ये वही टेंस वाली वर्ब हैं जिनको आज हमने एक नए नाम से पुकारा, बोलो कौन सा नाम, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है भाई, तो फाइनाइट वर्ब बेसिकली वो वर्ब होती है जो टेंस के मुताबिक अपना चेहरा बदल लेती है, जो सब्जेक्ट के मुताबिक अपना चेहरा बदल लेती है। ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स। थोड़ा आगे चलें तो एक एक अलग से वर्ब दे रखी है जो गुलाबी रंग में लिखी है, बोलो हाँ या ना। चाहे टेंस कोई भी रहा हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, इनकी वफादारी बिल्कुल वैसे ही बरकरार है। ये हमेशा एक जैसी ही रही वर्ब्स, बोलो हाँ या ना। तो ऐसी वर्ब्स जो टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज नहीं होती, ऐसी वर्ब को हम ऐसी वर्ब को हम एक विशेष नाम से जानते हैं। ऐसी वर्ब को हम एक विशेष नाम से जानते हैं और इसका नाम आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। बोलो कौन सी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। चाहे हालात कैसे हो टेंस के, या सब्जेक्ट की शक्ल बदल गई हो, ये लोग बदल गए थे लेकिन ये कभी नहीं बदले। बताओ वफादार कौन है, फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हालात कैसे भी हो, टेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, डजेंट मैटर, ये हमेशा एक जैसा रहता है। ऐसी वर्ब को आप कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो जो टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाती वर्ब हैं, उनको क्या कहते हैं भाई, फाइनाइट वर्ब। एक बार इनको कॉपी डाउन कर लीजिए प्लीज। तो ऐसी वर्ब्स जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाया करती हैं, उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब जो चाहे टेंस बदल जाए, चाहे चाहे सब्जेक्ट बदल जाए, लेकिन वो कभी नहीं बदलती, ऐसी वर्ब को ऐसी वर्ब को आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हो।
ये जो टेंस होता है, इसी को कुछ टीचर ऐसे भी लिख के पढ़ा दिया करते हैं भाई, कि ये वन का वन है, ये टू का वन है, ये थ्री का वन है, ये टू का टू है, ये वन का थ्री है, और ये थ्री का टू है। तो आप जिस भी तरीके से बात को समझे, बात तो वही है। चाहे आप न्यूमेरिकली समझें इसको आप, या आप न्यूमेरिकली ना समझना चाहें तो इसको आप वर्बली समझें, नाम भी वही बात बताता है। तो जल्दी से बताओ, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है अपनी भाषा में? टेंस वाली वर्ब, जो हमने टेंस में पढ़ी थी। और ये पल पल बदलती जाती है। टेंस बदला, ये बदली, सब्जेक्ट बदला, ये बदली, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। और जो वर्ब किसी भी हालात में नहीं बदलती, इसका सूरत हाल एक सा रहता है, ऐसी वर्ब को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ये जो हमने टॉपिक छेड़ा है बच्चों, वर्ब एडवांस्ड, ये बेसिकली इसका लेना देना कौन सी वर्ब से है? क्योंकि इन वर्ब्स को हमने भली भांति पढ़ लिया था कौन से अध्याय में? टेंस के अंदर। बोलो हाँ या ना। तो ये टेंस वाली वर्ब को पीछे छोड़ाते हैं। बस ये सीखा कि टेंस वाली वर्ब बेसिकली कौन सी वर्ब थी? फाइनाइट वर्ब्स। तो यहां हम इसकी डेफिनेशन तैयार करते हैं, एक बार यहां देखें भाई। फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या है, पढ़ के बताइए। वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट, जो टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाया करती हैं, वो कौन सी वर्ब है? अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बोलो। टेंस वाली वर्ब्स। बोलो हाँ या ना। ऐसी वर्ब्स को क्या नाम से जाना आज की तारीख में? फाइनाइट वर्ब्स। कल हमने 11 तक पढ़ लिया था, इसका मतलब इसका नंबर है 12, इसको फाइनाइट वर्ब कहा गया। इसके बाद एक और डेफिनेशन दे रखी है, इफ यू कैन सी दिस, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? वर्ब दैट डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट, जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं बदलती, हमेशा एक सी रहती हैं, इनको क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसको नंबर कौन सा दे दें 12 के बाद में? 13th। एक बार ये दोनों डेफिनेशन उतार लो भाई, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी दुनिया में नए जुड़े चीज है, फाइनाइट वर्ब को हम टेंस में पढ़ के आ गए थे। बोलो कौन सी हेडिंग है अब? तो फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी बातें शुमार होती हैं? तो नंबर 1 पे आता है, बोलो कौन सा भाग? इन्फिनिटिव। उसी का एक वेरिएशन तैयार होता है, कौन सा? बेर इन्फिनिटिव। नंबर 2 पे आता है, बोलो क्या? जेरेंड। और नंबर 3 पे आता है, बोलो क्या? पार्टिसिपल। इनके कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिनको ध्यान से देखें आप। अगर मैं इन्फिनिटिव की बात करूं, तो सांकेतिक भाषा में टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्लेसमेंट, ये कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इन्फिनिटिव। ये कॉम्बिनेशन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को इन्फिनिटिव कहा गया। अगर मैं बेयर इन्फिनिटिव की बात करता हूं, तो बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड। बेयर का मतलब होता है विदाउट क्लोथ्स। इसका मतलब ऐसा इन्फिनिटिव जिसको ये टू का साथ नहीं मिल पाया, जिसके पहले टू नहीं आता, डायरेक्ट ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इसको आप किस नाम से जानेंगे? बेयर इन्फिनिटिव।
इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ पहली फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब बिना टू के फर्स्ट फॉर्म, बिना टू के फर्स्ट फॉर्म, यानी डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म के दर्शन। इसको हम बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानेंगे। ये दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। आगे चलकर एक और वर्ब लिखी है बच्चों, उसका नाम क्या है? जेरेंट। अगर हम जेरेंट की बात करते हैं तो इसका समझने का तरीका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंट कहलाता है इंग्लिश में। और बहुत बढ़िया कंफ्यूजन आगे चलकर तैयार होगा जब थोड़ी देर बाद में आपको पता लगेगा कि ये जो पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसकी सूरत भी बिल्कुल जेरेंट जैसी होती है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ये जेरेंट, और ये क्या है? अब आपकी निगाहें पारखी होनी चाहिए जिससे आप ये पढ़ पाए कि कब तो उसको जेरेंट कहना है और कब उसको क्या कहना है, पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हम अपनी आगे की क्लासेस में समझेंगे। उसके बाद एक और पार्ट आता है, बोलो कौन सा वाला? पास्ट पार्टिसिपल इज बेसिकली द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको कहते किस नाम से जानेंगे, बोलो? पास्ट पार्टिसिपल। एक और दे रखा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार ये सारे कॉम्बोज उतार लीजिए, फिर हम अपने थ्योरी स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। इन्फिनेटिव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के फर्स्ट फॉर्म, जेरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन दोनों के अंदर क्या चलेगा आगे चलकर पता करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारे के सारे हमारे कौन से वर्ब्स हैं? फाइनाइट वर्ब्स या नॉन फाइनाइट वर्ब्स? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एक बार इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं भाई। तो इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में परफेक्ट पार्टिसिपल। ये सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और अब आगे आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, काउंट करें। 1 2 3 4। हाँ जी, कितने सेंटेंस हैं भाई? एक बार इन चारों के चारों सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए और इसमें एक बार उत्तर भरने का प्रयास कीजिए। एग्जामिनेशन में क्या करते हैं बच्चे? क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद सारे नियम कायदे कानून तो जानते ही हैं। उसके बाद एक और चीज काम करती है कि पढ़ने में अच्छा क्या लग रहा है, और पढ़ने में जो अच्छा लगता है उसी के हिसाब से वो उत्तर लगाते हैं, नियम रहते हैं काग पे। तो मैं आपको थोड़ी आजादी दे रहा हूं, आप इसमें सही विकल्प का चयन करो और इसमें गेस वर्क करो, पढ़ने में अच्छा क्या लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने उत्तर यहां पर इंसर्ट कीजिए, भरे कौन सा आना चाहिए। पहला क्वेश्चन गिवन है, डोनाल्ड ट्रंप मैनेज्ड डैश इलेक्शंस। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप मैनेज्ड विन, टू विन, विनिंग या वन। चलो ये बताओ पढ़ने में ठीक ठाक सा क्या लग रहा है? जो पहली बार क्लिक कर रहा है वो कौन सा उत्तर लग रहा है? हाँ जी, पढ़ने में ये वाला उत्तर थोड़ा ठीक लग रहा है, तो एक बार के लिए इसके अपन उत्तर ठीक कर देते हैं। और इत्तेफाक की बात है, जो दिल की आवाज थी वो ग्रामर की आवाज निकल गई। इसका मतलब ये उत्तर क्या हो गया? अगला पढ़ो। डोनाल्ड ट्रंप इंजॉयड डैश इलेक्शंस। Donald Trump enjoyed dash elections. Donald Trump enjoyed win, to win, winning या वन। पढ़ने में अच्छा क्या लग रहा है बोलो? तो यहाँ पे विनिंग अच्छा लग रहा है सर, विनिंग अच्छा लग रहा है, इसलिए इसके ऊपर टिक लगा देते हैं और यहाँ पे उत्तर क्या भर लेते हैं बोलो? इसका मतलब दिल की आवाज सुननी है।
जो दिल्ली आवाज होती है वही सही होती है, बोलो हाँ या ना। ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। अगला देखो बच्चों, ही प्रपोज्ड डैश हर, इसका मतलब उसने परिणय निवेदन कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि वो उससे, ही प्रपोज्ड मैरी या टू मैरी या मैरिंग या मैरिड। तो आप कहोगे सर एक सही बात तो ये लग रही है कि देखो घर बस जाएगी और तो क्या है। तो ही प्रपोज्ड, तो यहां पर क्या आएगा बोलो, टू मैरी, ही प्रपोज टू मैरी हर। अगला पढ़ो, ही डिनाइड डैश हर, उसने मना कर दिया। पहले काफी समय तक कहता रहा कि हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा, कबूल है, और लास्ट में उसने मना कर दिया। और डिनाई का मतलब क्या होता है? अपनी बात से मुकर जाना, मना कर दिया। तो पढ़ने में अच्छा क्या लगेगा, ही डिनाइड टू मैरी या मैरिंग। हाँ जी, नहीं वो तो उसको बोला था उसने तू मेरी। तो तो यहाँ पे डिनाई करने के बाद में जो सही जवाब फिलहाल के लिए आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? मैरिंग। इसका मतलब सही जवाब क्या है बोलो। अब आपके भोले मन के अंदर एक प्रश्न उठेगा बेटा, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये क्या चल रहा है सब, इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? क्या ये वही है जो कभी टेंसेस के दौर में आती थी? क्या इस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कह सकता हूं? बोलो हाँ या ना। अरे ये वाक्य आपके हिसाब से देखें तो शायद पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला काम कर दिया, और फाइनाइट वर्ब जब ये वाली आती है तो इसको क्या नाम दूं? इन्फिनेटिव की बेर इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, यानी ये कौन सी वर्ब हो गई बोलो? नॉन फाइनाइट वर्ब। बोलो हाँ या ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, कौन हो गया भाई? ऑब्जेक्ट। चलो अब मुझे बताओ, इस वाक्य में भी देखो भाई, डोनाल्ड ट्रंप कौन हो गया सेंटेंस के? इंजॉय कर लिया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंसेस वाली वर्ब है भाई, क्या नाम दूं? फाइनाइट वर्ब। अरे हाँ या ना। कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। और इस फाइनाइट वर्ब के बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी आ रही है? शायद इसको आप जेरन कहते हो, क्या कहते हो? जेरन। अरे हाँ या ना। और ये क्या आ गया? इससे मुझे समझ आया कि जब फाइनाइट वर्ब ये थी तब नॉन फाइनाइट वर्ब ये थी, और जब फाइनाइट वर्ब ये थी तो नॉन फाइनाइट वर्ब ये थी। बोलो हाँ या ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनाइट वर्ब डिसाइड करती हो आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब की शक्ल? अरे हाँ या ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो फाइनाइट वर्ब होती है ये वाली टेंस वाली, इसका चेहरा डिसाइड करता है कि आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी होगी? एक बार आगे चल के देखो, ये आइटम कौन है भाई? सब्जेक्ट। प्रपोज कौन सा है? क्या टेंस वाली वर्ब है? बोलो हाँ या ना। क्या नाम दूं? और इसके बाद में ये जो आ रहा है ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। बोलो हाँ या ना। और इसको हमने क्या नाम दिया? ऑब्जेक्ट। इधर आ जाओ, ये कौन है? ये कौन है भाई? टेंस वाली वर्ब है, इसको क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और ये जो है अपने आप में जेरन, इसको क्या नाम दूं? नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये क्या है? तो मुझको एक बात यहां पर देखकर समझ आ रही है कि जो फाइनाइट वर्ब है ना भाई, इसको देखकर मेरे नॉन फाइनाइट वर्ब डिसाइड हो रहा है। जब इंजॉयड आया तब आपने आईएनजी लगवा दिया, जब मैनेज्ड आया तब आपने इन्फिनेटिव लगवा दिया, जब यहां प्रपोज्ड आया तब आपने इन्फिनेटिव लगवा दिया, जैसे डिनाइड आया तैसे आपने यहां पे जेरन भरवा दिया। बोलो हाँ या ना। इससे क्या शिक्षा मिली? आप लिखिए अपनी कॉपीज में, किसी भी सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब, किसी भी सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब डिसाइड करेगी अपनी
नॉन फाइनाइट वर्ब। किसी भी सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब डिसाइड करती है अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जब मैनेज आया तो इन्फिनेटिव आ गया, जब इंजॉय आया तो जेरन आ गया, जब प्रपोज आया तो इन्फिनेटिव आ गया, जब डिनाई आ गया तो जेरन आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी क्रियाओं की कोई सूची होगी, उनको याद कर लूं तो उसके बाद में इन्फिनेटिव लगा दूं। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होंगी, उनको रट लूं तो उसके बाद में ठीक जेरन भर दूं। बोलो हाँ या ना। तो अगर ये बात समझ आ गई, अगर ये वाली बात समझ आ गई कि फाइनाइट वर्ब डिसाइड करेगी अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब की फितरत, तो फिर यहां देखो बेटा क्या लिखा है, पढ़े। अ लिस्ट ऑफ टेंसेस वाली वर्ब्स, कौन सी वाली, जो अपने साथ में कौन सी वर्ब लेती हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या पढ़ाया था अभी टू के साथ वर्ब की, तो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले मेंबरान पे अटैक शुरू कर दिया है। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे कौन सी फाइनाइट वर्ब्स हैं जिनके बाद में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब कौन लेनी है। इन क्रियाओं को एक बार अपनी कॉपी में उतारें भाई। पहले नंबर पे गिवन है एडवाइस। बेटा एडवाइस की स्पेलिंग सही है गलत, हाँ जी, कहीं एस की जगह सी तो नहीं आता, पूछ रहा हूं, बोलो। तो अगर मैं एडवाइस की स्पेलिंग ऐसे लिखता हूं तो ये एक नाउन की तरह से आता है। क्या आता है, ये वो नाउन है जिसको मैं छू नहीं सकता लेकिन फील तो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको यहां से मिटा देते। सलाह देना, एफोर्ड का मतलब क्या होता है, खर्चा वहन करना। अग्री का मतलब क्या होता है, सहमत हो जाना, रजामंद हो जाना। अपीयर का मतलब प्रकट हो जाना। अरेंज व्यवस्था करना। बॉदर चिंता करना या तंग करना। कई बार क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को, कई बार टीचर भी तंग कर देता है, ऐसा नहीं, बॉदर हो। चूज का मतलब होता है चुनना, चयन करना। कमांड का मतलब होता है वही सैन्य आदेश देना। जब कोई अधिकारी आदेश देता है तो उसको क्या कहते हैं, कमांड। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। डिसाइड का मतलब निर्णय लेना। डिमांड का मतलब किसी चीज की मांग करना। फेल का मतलब असफल रहना। गारंटी, स्पेलिंग देख लेना, गारंटी इसका मतलब होता है प्रत्यभूति, लेकिन प्रत्यभूति मुश्किल शब्द है, गारंटी रहने दो। यानी किसी चीज की गारंटी ले लेना भाई, ठेका ले लेना। हाँ, इसको प्रत्यभूति कहते हैं। होप की बात करूं तो आशा, आशा करना। लर्न यानी सीखना। मैनेज, मैनेज प्रबंधन करना, प्रबंधन करना। ऑर्डर आदेश देना। क्या ऑर्डर और कमांड लगभग पर्यायवाची नहीं है, हाँ सर, ठीक है। आगे चलता हूं, ऑफर, ऑफर का मतलब प्रस्ताव रखना। प्रेफर प्राथमिकता देना, दो में से किसी एक का चयन करना। प्रेफर करना, चाय कॉफी में से भाई साहब कॉफी चलेगी तो आपने कॉफी को प्रेफरेंस दे दी। प्रपोज, क्या प्रपोज करने का मतलब प्रस्ताव ही हुआ। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड आया था ऑफर और ये प्रपोज, क्या ये कहीं क्लोजली रिलेटेड नहीं है। वो अलग बात है कि इसको मैं शादी के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर लेता हूं कि फलाने ने घुटने पे बैठकर उसको तो वो भी ठीक है। और प्रपोजल आपको बिजनेस का भी मिल सकता है भाई। आगे चलता हूं, अगला वर्ड आता है कौन सा, तैयारी करना। प्रॉमिस का मतलब वादा करना। तो बेटा जो प्रॉमिस में वादा किया था इसमें भी तो वादा ही किया था कुछ, तो कहीं ना कहीं ये दूर के ही सही है तो भाई। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है बोलो, मना करना।
मना करना, सीम यानी प्रतीत होना, लगना, आभास होना, सीम। और सजेस्ट का मतलब क्या होता है? तो मुझे लगता है कि ये जो सजेस्ट है ये कहीं ना कहीं एडवाइस का कोई पर्यायवाची ही है, सलाह देना। बोलो हाँ या ना। उसके बाद आता है स्ट्राइव। स्ट्राइव इसका मतलब होता है यत्न करना, जतन करना, किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। जैसे कुछ लोग नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्राइव, स्ट्रगल हार्ड, इसको स्ट्राइव कहते हैं। और टेंड का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आपकी विशेष रुचि, विशेष लगाव, विशेष झुकाव, इसको कहते हैं टेंड। उसके अलावा कुछ एक्सप्रेशन भी है दुनिया में, जैसे वुड लव, वुड लाइक, वुड हेट। इन सारी चीजों के बाद में आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब कैसा रहना चाहिए? कभी कभी चलते चलते रास्ते में आपको कौन सा परिवार मेंबर दिखता है और उसके ठीक बाद में आपको एक रिक्स्थान दिया जाता है, तो बेटा ये जगह आपको किसकी बनानी है? डबल एच फैमिली के ठीक बाद में डैश आ गया तो इधर एक नॉन फाइनाइट वर्ब बैठेगा जो होगा कौन? टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, जिसका प्रमाणित नाम क्या है? इन्फिनेटिव। एक बार इन सारी चीजों को कॉपी में उतारो। एडवाइस, अफोर्ड, अग्री, अपीयर, अरेंज, बॉदर, चूज, कमांड, क्लेम, डिसाइड, डिमांड, फेल, गारंटी, होप, लर्न, मैनेज, ऑर्डर, ऑफर, प्रेफर, प्रपोज, प्रिपेयर, प्रॉमिस, रिफ्यूज, सीम, सजेस्ट, स्ट्राइव, टेंड, वुड लव, वुड लाइक, वुड हेट। और सेंटेंस के बीच में कौन सी फैमिली? तो इसके बाद में इमीडिएट बाद में अगर डैश आ जाए तो क्या भरना होगा? क्या बात समझ आ गई? इसके अलावा बहुत और भी कई क्रियाएं हैं दुनिया भर में, लेकिन जो एसएससी, जो बैंक, जो डिफेंस, एफकेट, सीडीएस वगैरह में जो काफी वर्षों से प्रचलित रही हैं वो वाली, और जो आने के लिए बेताब बैठी हैं वो वाली वर्ब्स को यहाँ पे समावेश कर लिया गया है। इसके ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या है कि दबाव होता है और विस्फोट होता है दिमाग में। तो केवल इतनी सी वर्ब को पढ़ना है, पर्याप्त है। अगर ये क्रियाओं की सूची आपने नोट डाउन कर ली है तो आगे बढ़ने से पहले मैं बैक गियर लगाऊंगा। क्या उसमें मैनेज वर्ब था? इसके बाद इन्फिनेटिव आता है कि नहीं आता है? क्या प्रपोजल जैसी कोई बात थी? क्या ऐसी बात थी? यानी अपने सट्टे बिल्कुल ठीक लगे थे, ये होता है। स्पेकुलेट जो हमने किया था बिल्कुल ठीक था। अब इसके ये वैज्ञानिक नॉर्म्स आपके साथ आ चुके हैं। अब ये प्रश्न आपको मुबारक। एक बार इन प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए बेटा, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शंस गिवन है। अपने इष्ट देव को हाजिर नाजिर मानकर एक बार सट्टा तो लगाओ। आपके पास में डिफाइंड रीजन होना चाहिए कि ऐसा मैं कर रहा हूं इसलिए। अब दिल की बात नहीं चलेगी। लग रहा है सर, दिल में आ रहा है सर, अब नहीं चलेगा। अब आपके पास में कॉन्क्रीट रीजन होना चाहिए। आ जाओ बच्चों मेरे साथ। रानी एक सब्जेक्ट है जिसने प्रपोज करने का काम किया, जो मेरे हिसाब से एक कौन सी वर्ब है? टेंस वाली वर्ब। बोलो हाँ या ना। और इसके बाद में मुझे चाहिए नॉन फाइनाइट वर्ब, और कोई मौका नहीं फील्डर के पास, 4 रन। ये उत्तर है। ही अग्रीड, ये आपका सब्जेक्ट, ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब, टेंस वाली वर्ब। इसके बाद क्या भरना है? तो क्या अग्री उस लिस्ट में था? एक बार चेक करके आ जाऊं, आ जाऊं थर्ड नंबर पे। अरे हाँ या ना। तो बस ये लिस्ट अपने दिमाग में होनी चाहिए, और दिमाग में ना हो तो एक पर्ची में लिख के ले जाना परीक्षा भवन तक। हाँ। तो अग्री के बाद में अपने को क्या भरना है बोलो? तू पिल्ले। अगला बताओ, ही प्रेफर्स।
हरी प्रेफर्स, अगर ये वही वर्ब है जिसको आप कहते हैं कौन सी वाली, तो यहाँ पे कौन सी बढ़नी है? तो बेटा यहाँ क्या आएगा? क्लेम। क्लेम का मतलब दावा ठोकना। ये कौन सी वर्ब है? कौन सी भरनी है? इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब टू बी। वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों। क्या चूज था उसमें? उसकी सेकंड फॉर्म गिवन है। दिस इज फाइनाइट वर्ब, आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब। सीता चोज टू मैरी राम, बोलो हाँ या ना। अगला है आई वुड लव टू, क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन था? अरे हाँ या ना, यही था। एक बार देख लूं। वुड लव, अरे हाँ या ना। तो लिखते समय एक गलती हो गई कि यहां पर क्या उतार दिया गलती से, मानो कि ये टू नहीं दे रखा हो। अब बताओ वुड लव इस एक्सप्रेशन के बाद में क्या आना चाहिए? तो आप कहोगे सर अब की बार क्या आएगा? वुड रहे, हाँ या ना। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज में विशेष रुचि। तो ये जो लड़की है बहुत ज्यादा बोलने में लगी रहती है, चें 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 चें। ऐसे व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, बोलो? हाँ जी, बोल नहीं रहे हो बेटा? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फ्लिबाटी जिबेट। क्या बोलते हैं? फ्लिबाटी जिबेट का मतलब होता है वेरी टॉकेटिव। इसी को कहते हैं लॉक्यूशियस। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, इसकी खूबसूरती क्या है कि इसमें बीबी कितनी बार आती है? इसको कहते हैं फ्लिबाटी जिबेट। तो इसका भी यही है, बातें करवा लो दुनिया भर की इससे। तो बेटा टेंड के बाद आने वाली जो नॉन फाइनाइट वर्ब है कैसी रहनी चाहिए? टेंड खुद कौन सी वर्ब है? आने वाली एनएफपी क्या होगी, बोलो? अगला देखो आई नो वेयर, क्या इस वाक्य में डब्ल्यूएच परिवार दिख गया? उसके बाद में डैश दिख गया, इसका मतलब ये आएगा, बोलो हाँ या ना। शी डिसाइडेड व्हाट, क्या डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर दिख गया? इसके बाद डैश है क्या? अगर डैश है तो उत्तर क्या आना चाहिए? ठीक है, ही अफोर्डेड। अफोर्ड वर्ब थी क्या उसमें? कौन सी वर्ब है ये? टेंस वाली वर्ब। कौन सी ढूंढनी है? नॉन फाइनल। वफादार कौन सी होती है? नॉन फाइनल, ये कभी नहीं बदलती। हाँ, ये आएगा। तो यहाँ पे उत्तर आपका आ जाएगा कौन सा? टू पे, टू डू, टू गो, टू स्पीक, टू ड्राइव, टू मैरी, टू बी, टू लिव, टू प्ले, टू सिट। एक बार इन सारे आंसर्स को देखो, मेरे बताने के बाद में हो रहे हैं कि आप भी इसको कर सकते थे। एक बार इसको कॉपी में उतारने की औपचारिकता पूरी करें सब बच्चे। कॉपी डाउन कर लीजिए इनको। डन है क्या? क्या देख रहा हूं मैं ये क्या माया है प्रभु? A list of finite verbs that take bare infinitive after them। यानी अब हम इन्फिनेटिव से आगे बढ़कर कौन सी दास्तां की तैयारी कर रहे हैं? अब हमारी हेडिंग क्या चलने वाली है? बेयर इन्फिनेटिव का संकेत क्या लिखवाया था? टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म या टू के बिना? ये लो भाई, टू के बिना।
टू के बिना वर्ब की पहली फॉर्म, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो इसमें ये 8 क्रियाएं आपके सामने दे रखी और ये 8 ही हैं। इसके अलावा और कोई आएगी वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा देंगे, अभी 8 ही। तो बेटा बिड का मतलब होता है विदा करना, बिड बेड बिडन। हियर यानी सुन रहा है ना तू, सुनना। हियर हर्ड हर्ड। हेल्प यानी मदद करना, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, शायद ये रेगुलर वर्ब है। मेक मेड मेड, बनाना। नोटिस गौर करना, ध्यान से देखना। नोटिस नोटिस्ड नोटिस्ड। सी देखना, सी सॉ सीन। वॉच ध्यान से आंखें गड़ा के देखना, जब मैच वगैरह देखते हो तो वॉच करना पड़ता है, ध्यान से आपको देखना, इंटेंसली देखना है तो उसको वॉच कहते हैं। वॉच वॉच्ड वॉच्ड। और एक वर्ब और है जो हरे रंग में लिखी है, इसके ऊपर हरा रंग क्यों डाला गया है? क्योंकि ये इन 8 में से थोड़ी विचित्र है। क्या है? इसलिए इसके ऊपर हरा रंग डाल दिया। इसकी तीनों फॉर्म क्या रहती है वैसे बता दूं? लेट लेट लेट। बोलो हाँ या ना। आपने कई घरों के बाहर ऐसे देखा भी होगा, टू लेट यानी इन्फिनेटिव बना दिया। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब किराए पर देना चाहता हूं। और बच्चे बीच में क्या लगा के भाग जाते? आपको ये काम नहीं करना। तो मैं यहां से ये हटा देता हूं बेटा। लेट लेट लेट। एक बार दोबारा बोलो फॉर्म क्या है? बिड बेड बिडन, हियर हर्ड हर्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, मेक मेड मेड। मैड नहीं, मेड। नोटिस नोटिस्ड नोटिस्ड, सी सॉ सीन, वॉच वॉच्ड वॉच्ड, लेट लेट लेट। विचित्र कौन सी है? चलो प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ प्रश्न है। शी मेड मी, ये कौन है वो? ये कौन है? टेंस वाली वो। बोलो हाँ या ना। इसको क्या कह दूं? अब जो बढ़ना है वो कौन सी वाली वर्ब है? तो भाई साहब एक बार देखो कहीं यहां पर मेक तो नहीं था, और इसकी वजह से यहां पर आने वाला मामला इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव, यानी किस पे सट्टा लगाना है? इसका मतलब इसको यहां से माइनस करूं? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। चलो अगला बताओ, इस लिस्ट में ये सब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चों? हाँ जी, कौन सी? हाँ, टेंस वाली वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ये क्या है? तो यहां पर क्या आना चाहिए? तो आप कहोगे सर यहां पर आना चाहिए क्या चीज? इसका मतलब क्या नहीं आना चाहिए? लो बेटा इसको यहां से छुपा दिया जाता है। चलो चलो ये गया। अगला बताओ, शी वॉच्ड मी, ये सब्जेक्ट है, ये कौन सी वर्ब है? बोलो। फाइनाइट वर्ब। इसको क्या कहते हो बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से वॉच इस लिस्ट का मेंबर है, तो यहां आएगा बताओ प्रिपेयर या टू प्रिपेयर। तो ये उत्तर आना चाहिए, इसका मतलब यहां रंग भरने की बात हो गई। आप अपनी नोटबुक में रंग भर लो, मैं इधर भर ले। चलो, कपिल सौ रानी, यानी किसी कपिल नाम के व्यक्ति ने देखने का काम किया है और वो टेंसेस वाली वर्ब के साथ किया है। देखा किसको है? तो मेरे हिसाब से वो, इसका मतलब यहां रंग भरा जाना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं। चलो ये भी हुआ। इजी है मुश्किल है? आसान है बहुत आसान है? बहुत आसान है। रुक जाओ,
अभी बताऊंगा, अभी टॉपिक ने करवट नहीं ली है, रुक जाओ। इधर दे रहा आई हर्ड हिम, ये कौन है बोलो? इसको कहते हैं कौन सी वाली? इसको कहते क्या है? सुन रहा है ना तू? इसके बाद कौन आना चाहिए? इसका मतलब ये आइटम अपने आप में खराब हो गया। अगले पे आओ बेटा। ही नोटिस्ड, ये सब्जेक्ट है, ये कौन सी वर्ब है? टेंस वाली। इसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? यहां उत्तर कौन सा आएगा? राइट। इसका मतलब रंग भरना है, टू राइट। इधर आ जाओ बेटा, यहां लिखा है ही लेट मी, अगर ही है तो सब्जेक्ट, लेट अपने आप में क्या है? लेकिन ये थोड़ी विचित्र थी, ऐसा टीचर ने कहा था। ये क्या है बोलो? हाँ तो बेटा यहां रंग भर दो और यहां पे टिक लगा दो, बोलो हाँ या ना। एक बार इन सारे प्रश्नों को इत्मीनान से अपनी नोटबुक में कर लीजिए, यहां तक किसी व्यक्ति को डाउट नहीं रह जाना चाहिए। चलो मुझे एक बार टेंसेस पढ़े हुए जितने स्टूडेंट्स हैं वो इनका नाम बताओ कि सेंटेंस कौन सा है। लेट की फॉर्म कौन सी होती है? लेट लेट लेट, ये पहली फॉर्म है कि सेकंड? ऐसे ही पूछ रहा हूं, ये लेट पहली फॉर्म है कि सेकंड? देखो कुछ याद करा देते हैं। इधर बीच में हेल्पिंग वर्ब जैसी कोई चीज, दो ही जगह लाडू नहीं आते थे, दो ही जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं आता था, एक तो वन के वन में और एक, अब या तो ये फर्स्ट फॉर्म है या ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो ही की वजह से यहाँ पे शायद एस जुड़ता। इसका मतलब हो ना हो ये सेंटेंस कौन सा है? फास्ट सिंपल, क्या कहते हैं? दूसरे का पहला। शायद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, सेकंड है या थर्ड है? अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रही है तो कौन सी है? तो इत्तेफाक की बात है कि ये भी कौन सा है? पास्ट सिंपल। आई हर्ड हियर की सेकंड फॉर्म, ये भी कौन सा है? इत्तेफाक देखो, टू की वन ही निकल रहे सब। चलो अब बताओ, ये कौन सा? कपिल सौ रानी, सी सॉ सीन सेकंड फॉर्म फास्ट सिंपल। शी वॉच्ड, ये भी कौन सा है? ही हेल्प्स मी प्रेजेंट सिंपल। ये कौन सा? शी मेड मी, अरे हाँ या ना? तो क्या टेंस पढ़े थे आप लोगों ने? तो टेंस के बाद तो आपके सर ने आपको वॉइस भी पढ़ाए होंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, अरे हाँ या ना? तो एक काम करो, ये जो भी सेंटेंस अब दिख रहा है आपको ये वाला, इसके कटने के बाद में इनका पैसिव वॉइस बनाओ, इन सब का पैसिव वॉइस बनाओ। एक दो तीन चार और थोड़े से आगे है, पहले चार का बना लो फिर उनका। बनाना क्या है इनका बोलो? क्या सर, टॉपिक चल रहा है वर्ब एडवांस्ड, आप घुसेड़ रहे हो इसमें क्या? क्या सर, एक बार इसका पैसिव वॉइस बना दो भैया। पैसिव वॉइस क्यों बनाना है? क्योंकि जरूरी है इसलिए बना लो। सारे सेंटेंसेस जो गिवन हैं वो एक्टिव वॉइस में हैं, आपको उन सबके क्या बनाने हैं? पैसिव वॉइस। चलो मैं कोशिश करता हूं, शायद मुझसे बन जाए। यहां देखो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीन बातें पहचानना अति आवश्यक होता है। सब्जेक्ट कौन है, काम क्या कर रहा है, शी मेड किसे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों बातें दे दी क्या? तो इसका मतलब ये अपने लिए अब जरूरी नहीं रह गई बात, इसको मैं गैर जरूरी कचरे का डिब्बा कहता हूं। क्या कहता हूं? कुछ लोग इसको किसी भी नाम से बोलते हो,
अपना काम हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब जो भी है वो बकवास अपनी। और वाक्य 2 का 1 है, इसके पैसिव वॉइस का रूल क्या है? वॉज और वर के साथ वर्ब की शुरुआत में किसको लाते हैं बोलो? इस ऑब्जेक्ट को देखकर शुरू में क्या आएगा? आई वॉज मेड। ये जो आइटम है जो बाय से जुड़ के लास्ट में जाता है, वो कहां जाता है? इधर आता है कि लास्ट में आना चाहिए? तो मैंने इसको लास्ट में लिख दिया। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या जोड़ा बाय से? तो ये जो बीच में जगह रह गई, ये कचरे के डिब्बे की हो गई। तो कचरे का डिब्बा यहां पे मुझको क्या दे रखा है बोलो? विन द। किसी को डाउट है? प्यारे बच्चों, ये जो आपको वर्ब्स दिख रही है, कौन सी वाली? ये वाली। इन वर्ब्स को जब मैं एक्टिव वॉइस में यूज करता हूं, तो इनके बाद में आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब कौन होती है? इन्फिनेटिव या बेर इन्फिनेटिव। लेकिन जब मैं इन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाता हूं, तो मुझे बेर इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव में बदल देना पड़ता है। क्या कह रहा हूं? यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कचरे के डिब्बे के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए? लेकिन गुरुजी ने पढ़ाया था कि बेर इन्फिनेटिव जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाता है, तो विन नहीं, अब की बार क्या उतारना है? अगर ये टू विन नहीं उतारोगे तो मारे जाओगे। क्या बात समझ आ गई? तो इन वाली वर्ब्स के साथ जो डब्बे में बंद हैं, ये एक्टिव वॉइस में अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेती है, लेकिन जब यही वाक्य पैसिव वॉइस में चला जाता है, तो जो बेयर इन्फिनेटिव है उसको आपको टर्न करना पड़ता कहां है? इन्फिनेटिव में। ही हेल्प्स मी कंप्लीट माई वर्क। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों घड़े पूरे मिल गए। तो इसको मैं क्या कह दूं फिलहाल के लिए कचरे का? आओ बेटा, 1 का 1 प्रेजेंट सिंपल, इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, शायद इस आइटम को वाक्य के। तो बेटा यहां क्या आता है? बाय। और कचरे का डिब्बा क्या है? कंप्लीट माय वर्क। बोलो हाँ या ना? और इसके पहले मुझको क्या जोड़ना पड़ेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? अब समझ आ गया किस लिए कही ये कहानी? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिना पढ़े जाओगे तो मारे जाओगे। शी वॉच्ड मी, SVO। I was watched by her। क्या होगा? To prepare चाय by her। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, रानी रानी, रानी was seen by Kapil। बोलो बोलो, कौन है वो? गो या टू गो? कोई डाउट है? चलो भाई, एक बार यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद मैं स्लाइड चेंज करूंगा। तो बेयर इन्फिनेटिव की खूबसूरती, फाइनाइट वर्ब ऐसी जो अपने साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब तो लेती है, लेकिन कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। कौन से वॉइस में? और जिस मोमेंट में इसका पैसिव वॉइस करता हूं, तो बेयर इन्फिनेटिव को टर्न करना पड़ता कहां है? प्यारे बच्चों, इन तीन को भी लपेट दो। ही वॉज हर्ड बाय मी। बोलो हाँ या ना? इसका भी बता दो। आई वॉज नोटिस्ड बाय हिम। अरे हाँ या ना? क्या ये वही विचित्र आइटम है? आओ इस विचित्र की विचित्रता देखें। ये कौन से नंबर की वर्ब है? 7 में तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगी।
जब ये फाइनाइट वर्ब बन के आते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या आती है? बेयर इन्फिनेटिव। कौन सी आती है? ये मसला एक्टिव वॉइस का है। जब यही वाली वर्ब पैसिव वॉइस में आती है तो आप बेयर इन्फिनेटिव को टर्न कर देते हो। बोलो कहां पर? आया ना? इस लट की बात सुनो। ये जब लट आता है तो जब ये आता है कौन से वॉइस में, तब ये अपने साथ कौन सा इन्फिनेटिव लेता है? और जब ये आता है किसमें, ये तब भी बेयर इन्फिनेटिव रहता है। ये लट है। जहां गाड़ दिया तो ये लट है। एक्टिव और पैसिव दोनों में ही बेयर रहता है। इसको आपको इन्फिनेटिव में चेंज नहीं करना पड़ता। बाकी सारी सात की सात बातें एक्टिव वॉइस में बेयर और पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव में तब्दील हो रही थी। लेकिन जो लट बजाने का तरीका है, ये चाहे एक्टिव में हो या पैसिव, हमेशा बेयर रहता है। अगर ये बात समझ आ गई तो अब मुझे बताओ, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट गिवन, ये कचरे का डिब्बा है। आई वॉज लेट डैश बाय हिम। तो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या रहता है? बेयर ही रहता है। बोलो हाँ या ना? यहां तक किसी को डाउट है? इत्मीनान से समझ लो। तो इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चों? टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक्टिव पैसिव के साथ जब ये वाक्य आते हैं, जब यहां से वाक्य उठ के आता है तो रूह कांप जाती है बच्चों की। कहते पता नहीं सर किस लेवल का क्वेश्चन था। लेवल तो वही था, आपका लेवल उस लेवल तक अटेन नहीं कर पा रहा था। आपको मैच करना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में डील कर पाओगे। तो यहां हमारा पैसिव वॉइस का अध्याय आज समाप्त होता है। जो कभी हमने वहां पे शुरू किया था, खत्म आज हो रहा है। अब क्या लिखा है बोलो? मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग एंड्स। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। एक स्पेलिंग टेस्ट में वर्ड आता है बेटा इस तरह का, जिसको हम कहते हैं सोना जिली आरी। बोलो क्या लिखा है? सोना कितना सोना है, AU। जिली XILI। और आरी, ये स्पेलिंग बनती है ऑक्सिलरी की। और ऑक्सिलरीज बनाना है तो वाई हटाओ, सोना जिली आरी। फिर मत कहना बताए नहीं थे। ऑक्सिलरी की स्पेलिंग स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है। ऑक्सिलरी सोना जिली आरी। सोना कितना सोना है, AU जितना सोना है। क्या यहां तक का मामला सेट है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आता है मॉडल ऑक्सिलरीज। बचपन की बात भूल नहीं जाना रे। मॉडल के बाद हम हमेशा क्या यूज करते थे? वर्ब की। आज पता लगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बेयर इन्फिनेटिव होती। तो जो गुरुजी कहते थे मॉडल पांचवे वर्ब की पहली फॉर्म, मॉडल पांचवे वर्ब की पहली फॉर्म, वही आज कह रहे हैं कि मॉडल के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बिना टू के आ रही है। अरे हाँ या ना? इसलिए मैं कह सकता हूं कि मॉडल के बाद में यू आर सपोज टू यूज अ बेयर इन्फिनेटिव। अरे हाँ या ना? तो एक वाक्य देखो बेटा, शी कैन टू गो। बताओ क्या कमी रह गई लाड़ प्यार में? तो आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में हमको कौन सा ऑक्सिलरी दे रखी है, और इसके बाद कभी भी इन्फिनेटिव ना आकर वर्ब की प्योर। तो अब वाक्य सही हुआ कि नहीं हुआ? इसको क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव की बेयर इन्फिनेटिव। तो नोट डाल लो बेटा, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में बेयर इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव का यूज करना गलत है। ये एक मॉडल है बेटा, नीड नॉट। यू नीड नॉट। यू नीड नॉट टू स्टैंड हियर।
यू नीड नॉट स्टैंड हियर। अगर तुम मॉडल हो, अगर तुम मॉडल हो तो तुम्हारे बाद क्या आना चाहिए बोलो? इन्फिनेटिव की बेयर इन्फिनेटिव। तो आपका सट्टा कहां लगेगा? मुश्किल बात कह दी क्या? अगर मैं कहता हूं शी कुड, शी कुड स्केल, स्केल्ड, टू स्केल माउंट एवरेस्ट, इसका मतलब वह माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाई। तो ये सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ड दे रखा है बोलो जल्दी से? और मॉडल के बाद वर्ब की प्योर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, या टू के साथ फर्स्ट फॉर्म? इसको क्या नाम दूं? बोलो इस प्यार को क्या नाम दूं? बेयर इन्फिनेटिव, शाबाश, उतार लो। शी कुड स्केल माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाई। पर्वत, पर्वतारोहण को एल्पिनिज्म कहते हैं, उसी को स्केलिंग माउंटेन कहते हैं। शी शुड, शी शुड टू ईट, या फिर ईट। पिज्जा, लोग पिज्जा ना खाने की सलाह देते हैं, लेकिन सोनिया गांधी पिज्जा खाने की सलाह देती है, क्योंकि पिज्जा आइटम कहां का है? इटली का, इतालवी पिज्जा, और मैडम भी इसलिए। तो प्यारे बच्चों, राजनीति में कुछ नहीं रखा है, आपको उत्तर ही आना चाहिए, ये बड़ी बात है ना? पार्टियां आती जाती हैं, सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उससे कोई फर्क नहीं। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं बच्चों जिनके बाद में आपको सीधे सीधे वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी पड़ती है? इसको, इस लाड़ को क्या नाम दूं? इन्फिनेटिव की बेयर इन्फिनेटिव। कृपया इसको पहले नोटबुक में उतार लो, फिर मैं इससे न्याय करूंगा। हाँ जी, हो गया, आ जाओ, करें, इसके आगे बढ़ते हैं भाई। आ जाओ, इसके आगे बढ़ते हैं। यहां आपको कुछ एक्सप्रेशन ऐसे दे रखे हैं जिनके बाद में आप क्या यूज करते हो? तो कई बार हम अपनी जिंदगी में लोगों को सलाह देते हैं, मांगने पर भी और बिना मांगे भी, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शी शुड अवॉइड, शी शुड अवॉइड फैटी थिंग्स। इसका मतलब जिन चीजों में वसा होता है, वसा, वसा युक्त चीजों से इसको क्या करना चाहिए? परहेज। तो क्या शुड के साथ जो मैंने लगाया वो वर्ब की पहली फॉर्म है? अरे हाँ या ना? एक और सेंटेंस देखो, अगर मैं कहता हूं यू शुड, यू शुड हेल्प द नीडी,
आपको जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। क्या इसमें हेल्प लगना चाहिए कि टू हेल्प? हेल्प लगेगा कि टू हेल्प? इसकी हिंदी बता दो। आपको जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ऐसी आपको क्या है? नसीहत, सलाह। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका, कितना अच्छा रहे अगर तुम गरीबों की मदद करो। एक बात कहने के कई तरीके हैं भाषा में, तो मैं इस शुड को ना लगाकर यहां पर क्या लगा सकता हूं? कितना अच्छा रहे अगर तुम पढ़ लो, यानी तुमको पढ़ना चाहिए। सबसे अच्छा रहे अगर तुम अभी के अभी ये टॉपिक पूरा खत्म करके जाओ, इसका मतलब नसीहत देने की बात। लेकिन आपने सुना है, सुना, सुनो सबकी, करो जो गुरु कह रहा है वो, बोलो हाँ या ना। तो ऐसे समय आपको इनके बाद में और इनके बाद में टेंसेस के अंदर क्या लगाना पड़ाया था? याद है कुछ? हैड बेटर, हैड बेस्ट, वुड रादर, हैड रादर, तुझ में शुड दिखता है। ये सलाह देने वाली बातें हैं, इस वजह से इसके आगे क्या लगाते हैं? वर्ब की। नथिंग बट वाक्य के बीच में आ जाए, कहां आ जाए? वाक्य के। तो बेटा इसके बाद वर्ब की। कुछ भी वाक्य में नेगेटिविटी दे रखी हो और आगे चलते चलते किसके दर्शन हो जाएं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। आओ मेरे साथ। एक वाक्य दिया है, यू हैड बेटर। क्या ये नसीहत देने का तरीका है? तुझ में रब दिखता है, हैड बेटर, हैड बेस्ट, तुझ में शुड दिखता है। तो क्या ये शुड हो गया? बोलो हाँ या ना। और अगर ये मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की प्योर इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव? बेयर इन्फिनिटिव। अगला देखो, ही कुड डू नथिंग। ही कुड डू, क्या नथिंग बट वाक्य के बीच में दिख रहा? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो बेटा फिर यहां पर ये आएगा। वो कुछ नहीं कर पाया, बस हंसता ही रहा। तो बट लाफ, इसमें टू लाफ नहीं आएगा। ये एक्सप्रेशन दिमाग में घर करने चाहिए। सबसे अच्छा तो वो रहे अगर तुम इन बातों को कॉपी में उतार लो। तो नसीहत देने का तरीका है, शी हैड बेस्ट दिस डाउन। हैड बेस्ट, तुझ में शुड दिखता है, और शुड दिखता है इसलिए वर्ब की इन्फिनेटिव की बेयर इन्फिनेटिव। अगला क्या है बोलो? ही वुड रादर डैश देन सरेंडर। वह मरना पसंद करेगा समर्पण करने से पहले। इसकी अपेक्षा में क्या करना पसंद करेगा? एक तो वो था टर्टल, याद है, जो अंधा होके पड़ गया था, टर्न टर्टल, आत्मसमर्पण करना। एक होगा मर जाऊंगा लेकिन झुकेगा नहीं, पुष्पराज, एक वो है। तो यहाँ पे वुड रेदर के बाद में कंपैरिजन होल्ड हो रहा है दो क्रियाओं के लिए, तो यहां पर क्या आएगा? इन बातों को एक बार कॉपी में उतार लो। हैड बेटर, हैड बेस्ट, तुझ में रब दिखता है। हैड बेटर, हैड बेस्ट, भाई तुझ में रब दिखता है। हैड बेटर, हैड बेस्ट, तुझ में शुड दिखता है। ये भी लिखा है तो ये शुड का ही काम कर रहा है, इसलिए फर्स्ट। तो हमारा जो अध्याय है वर्ब एडवांस्ड शुरू हो चुका है। कल इंट्रोडक्शन था, आज ये अध्याय शुरू हो गया है। कल ये अध्याय अपने समिट में पहुंचेगा, उसके बाद ढलान शुरू होगी। इज द पॉइंट क्लियर? तो आज की महफिल को यही विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।